थारे दिल इस कलम निदा हुसैन। केस नंबर 46। 5 साल बाद। गुड मॉर्निंग बाबा, मैं अभी आपको ही बुलाने जा रही थी। नाश्ता ठंडा हो रहा है। कैरिकोट में लेटे 3 माह के नाइल को मुलाजमा को पकड़ाते हुरैन ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हारून मलिक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आहा हमारा नाश्ता क्या ठंडा होना, ये सड़े हुए कॉर्नफ्लेक्स ठंडे हों या गर्म, जायका तो एक ही रहता है। मज़ा तो इन खस्ता खस्ता पराठों का है, देखकर बंदे के मुंह में पानी आ जाए। गुजरे वक्त ने हारून मलिक की जान पे काफ़ी बीमारियों का बोझ डाल दिया था, जिनमें सरफेरस ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना था, जिसकी वजह से हारून मलिक को परहेजी खाना खाना पड़ता। टेबल पर सचे नाश्ते को देख हारून मलिक ने कमरे में अपनी शरीक हयात को ढूंढना चाहा, जिनकी मौजूदगी में ऐसी चीज़ों को खाना तो दूर, देखने पर भी पाबंदी थी। बाबा जानी प्लीज़, आपका ब्लड प्रेशर कल भी बहुत हाई था, मामा को पता चल गया तो आपके साथ साथ मेरी भी क्लास हो जाएगी। हारून मलिक को पराठे की प्लेट अपनी तरफ खिसकाते देख हुरैन ने रुकना चाहा। बेटा फाखरा को कौन बताएगा, बस आप राजदारी रखो। बहुत खूब हारून साहब, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। दरवाजे पर खड़े फाखरा मलिक को खुद को घूरते देख हारून मलिक एकदम से गड़बड़ाए। मम्मा आए बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। बेटा मेरा भी सड़ा हुआ कॉर्नफ्लेक्स ले आना। किचन में जाते हुरैन ने अपने पीछे हारून मलिक की आ भरती आवाज़ सुनी और मुस्कुरा दी। बेटा हमारे शहजादे अभी उठे नहीं। हुरैन के हाथ में बाउल हुरैन के हाथ से बाउल लेते हारून मलिक को अपने लाडलों की कमी महसूस हुई। बाबा अभी वहीं से तो हुरी। इससे पहले कि हुरैन जवाब देती फरगाम की आवाज़ पे हुरैन ने हारून मलिक और फाखरा मलिक को ऐसे देखा जैसे कह रही हो ले जाग गई। फरहाम इट्स टू मच। अल अहमर विला में सुबह का आगाज़ होते ही हुरैन की दौड़ शुरू हो जाती। बज़ाहिर तो हर काम के लिए दो दो नौकर मौजूद थे, पर फरहाम को अपने हर काम के लिए हुरैन की मौजूदगी लाजिम थी। हर 1 मिनट बाद हुरैन के नाम की पुकार पड़ती, जिस पर अक्सर हुरैन झुंझला जाती। यार तुम्हें जब कहा है 10 दफ़ा कि जब तक हम रेडी ना हो जाएं तुम हिला मत किया करो यहाँ से, तो फिर क्यों बार बार नीचे सलामी पेश करने जाती हो। बालों से टपकते पानी को हुरैन पर छिटकाते फरहाम ने इसका गुस्से से भरा चेहरा देख मज़ा लिया। तुम दोनों बाप बेटों ने मुझे समझ क्या रखा है। सुबह बाप अपने पीछे मेरी दौड़ लगवाता है तो सारा दिन इस नवाब की फरमाइशें ही नहीं खत्म हो रही होती। अब एक और बार मुझे आवाज़ देकर बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिस्तर पे पोंछती पड़े अपने बड़े बेटे के ऊपर से कंबल खींचते हुरैन ने दोनों बाप बेटे की तबीयत साफ की। जाने फरगाम, सुबह का आगाज़ प्यार भरी बातों से करना चाहिए। तुम अपने पेंडू भाई की तरह सुबह-सुबह चीखने खड़ी हो जाती हो। हमारा बेटा हमसे प्यार मोहब्बत नहीं सीखेगा तो क्या पड़ोसियों के घर पे नजरे अनायत डालेगा। हुरैन के हाथ से कंबल लेते फरगाम ने अपने लाडले को देखा जो आंख मलता बाप को घूर रहा था। मकसद ये बावर करवाना था कि और आवाज़ें दे अपनी मिसिस को। लेकर नींद खराब कर दी। एक नंबर के फजूल इंसान हो तुम मानी। फरगाम को इसके भाइयों को गाँव के हवाले से पेंडू कहने पर हुरैन ने उसे नाराज़गी से देखा। मम्मा मेरे डैड फजूल नहीं, कूल है मेरी तरह। ओ जियो मेरे शेर। वॉशरूम में जाते-जाते हारिम ने लुकमा देना ज़रूरी समझा। उफ़! हुरैन पैर पटकती कमरे से बाहर निकल गई। ऐसा कैसे हो सकता था कि फरगाम को कोई कुछ कहे और हारिब सुन ले, चाहे वो इसकी मम ही क्यों ना हो। फरगाम कितना ही हुरैन को तंग कर ले, पर कभी इसे खुद से नाराज़ नहीं होने देता था। जहाँ लगता कि अब हुरैन की बर्दाश्त खत्म हो गई है, फ़ौरन से शरीफ इंसान बन जाता। अभी भी हुरैन को जल्दी से रेडी करता नीचे की ओर भागा, जहाँ इसकी हुरे ब्रेकफ़ास्ट पर इसका वेट कर रही थी। गुड मॉर्निंग दादो दादी मम्मा। हारब के डाइनिंग रूम में आते ही हलचल सी मच गई। वो था ही ऐसा। हुरैन को जितने मासूम और सीधे साधे बच्चे अच्छे लगते थे, हारिब इतना ही शरारती था। हर वक्त किसी न किसी शरारत में मसरूफ। बाज़ औक़ात हुरैन अपना सर थाम कर रह जाती। पता नहीं किस पे चला गया था। फरहान का सारा बचपन उसके सामने गुजरा था, पर हारिब तो इससे भी 4 हाथ आगे था। हर दम अपनी मनवाने वाला, मजाल है जो किसी की मान ले, और मिजाज वो तो 7वें आसमान पर चढ़ा रहता था। मेरा शहजादा। हारून मलिक ने हारिब को अपनी बाजू में भरते बोसा दिया और अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाया, जो किसी टाइम में इनके लाडले यानी फरहान की थी, पर अब उस पर हारिब का हक था। ओहो दादो, शहजादा ओल्ड फैशन है, मेरे लिए कोई कूल सा होना चाहिए। हारिब को अपना ये तर्ज तखातुब कुछ खास पसंद नहीं था। हर बार की तरह आज भी सुनकर नाक मुंह बनाने लगा। बेटा आपके दादू भी तो ओल्ड ही हैं। अपने टिप टॉप रहने वाले सोबर से डैड को देखते फरकान ने शरारती लहजे में कहा, जिस पर हारून मलिक ने सर आ भरते अपने बाउल की तरफ इशारा किया। हुरैन, मुझे तुम्हें बताना नहीं याद रहा, कल परीक्षे का फ़ोन आया था। शायद तुम्हारा फ़ोन ऑफ था, इसीलिए मुझे मुझे किया, तुम्हारा और बच्चों का पूछ रही थी। फारिग होकर कॉल बैक कर लेना बेटा। अपने आशियाने को मुस्कुराता देख फाखरा मलिक को अचानक परीक्षे याद आई। ओके मम डैड, शाम में मुलाकात होगी। चलो हारिब। परीक्षे का नाम सुनते ही टेबल पर फैल जाने वाली खामोशी को फरगाम ने उठते हुए तोड़ा। मिसेस बाहर तक छोड़ने नहीं आएंगी। हुरैन को खामोश कुर्सी पर बैठे देख फरगाम ने इसके कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रखा। हुरैन की आदत थी चाहे कितनी भी बिजी हो, फरगाम और हारिब को गाड़ी तक छोड़ने लाजमी जाती थी। तुम जाओ मानी, मैं नाइल को देख लूँ कहीं उठ ना गया हो। हुरैन ने फरगाम को टाला। फरगाम ने हुरैन को टाला। हुरैन बेटा अपने अंदर वसत पैदा करो, परीक्षे को हम सबकी बहुत ज़रूरत है। माँ का गम क्या होता है तुम इससे अनजान हो गया। परीक्षे के जिक्र पर हुरैन की खामोशी और फरगाम का बिना कोई सवाल किए चले जाना हारून मलिक को बहुत बुरा लगा। परीक्षे को उन्होंने अपने हाथों से ब्याया था, इसीलिए वो इसकी केयर सगी बेटियों की तरह ही करते थे। बाबा जान कैसे माफ़ कर दूँ उसे, उसकी बेजा जिद ने उस समय हम सबको तोड़ दिया। हुरैन को अंदाज़ा नहीं था कि कभी हारून मलिक और फाखरा मलिक में से कोई परीक्षे और हुरैन के बीच खामोश नाराज़गी को लेकर उससे बास परस भी कर सकते हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी तल्ख हो गई। 5 साल कोई कम अरसा नहीं होता बाबा जान। सर झुका हाथ में हथकड़ी और दामन पर बदनामी का दाग लिए खड़ा अपना भाई, लोगों की नज़रों में तमाशा बने अपने घर वाले। क्या कुछ नहीं,
याद आ गया था हुरैन को इस वक्त। इसका गम बड़ा है क्योंकि वो औरत है, इसलिए सब उसका ख्याल रखें। और वो इंसान जो सिर्फ इसकी वजह से 5 साल से जेल में कैद सड़ रहा है, उसका किसी को ख्याल नहीं। हुरैन की परीक्षे के साथ नाराज़गी वक्त के साथ तवल्लत पकड़ रही थी। शुरू में तो सबने नज़रअंदाज ही किया, पर हमीदा बानो परिशी की माँ की फुदगी पे जब हुरैन ने गांव जाने से इनकार कर दिया तो सभी ने अपने अपने तौर पर उसे समझाने की कोशिश की। शामिर ने जो किया वो गलत था बेटा, अपने बेटे के बदले की खातिर किसी मासूम को यतीम कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। और इस सब में भला परिशी का क्या कसूर। हारून मलिक को शामिर से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी, जिसका वो बरमला इजहार भी करते थे। लेकिन अब जो इनकी अपनी बहू बेवकूफ़ी कर रही थी, उसका उन्हें ज़रूर कोई ना कोई हल निकालना था। भाई की हर बात पे उन्हें कल का ताना मारना, अपने साथ हुए को बार बार दोहराना, उनकी गलती पे उन्हें प्रेशराइज करना, अपने बेटे की मौत का कातिल ठहराना, क्या वो गलत नहीं था बाबा। नादानी में की गई गलतियां परीक्षे के गले का तोप बनती जा रही थी, जिसका एहसास उसे खुद से ज़्यादा दूसरे दिला रहे थे। और इन्हीं लोगों में हुरैन का शुमार भी होता था, जो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि परी ने शामिर के लिए अपना दिल बदल लिया था। बाबा कम से कम मैं तो परीक्षा को माफ़ नहीं कर सकती, और मुझसे आप और फरगाम की ऐसी उम्मीद लगाना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। अपनी बात से इन दोनों मियाँ बीवी के चेहरे पर छाई अफसुर्दगी देखते हुरैन वहाँ से हट गई। तुम्हें कैसे समझाएं बेटा कि ज़िंदगी नफरतों के लिए बहुत छोटी है। मैं नहीं चाहता जिस तरह मेरा दोस्त मेरी नाराज़गी सहता इस दुनिया से चला गया और मेरे लिए पछतावे छोड़ गया, कहीं तुम भी ना इस पछतावे में घिर जाओ। हारून मलिक की आंखें अपने ही तरह की एक नादान दोस्त को देखते नम हो गईं। रानी रज्जो कहाँ है ये सब। एक हाथ में बैग्स और दूसरे हाथ में ओवरकोट थामे आयशा अयान ने हवेली के सन्नाटे को महसूस करते मुलाजमों को आवाज़ें दी। रशीदा कहाँ है सब मुलाजमाएं। हाल कमरे से भागकर निकलती मुलाजमा को देखकर आयशा ने पूछगछ की। वो छोटी बीबी सब बड़ी मालकिन के कमरे में है, इनका आज मूड खराब है ना जी, तो सब उन्हीं के कमरे में जमा है। मुलाज़मा ने अपनी फूली हुई सांसों में रुक-रुक कर जवाब दिया, "फूफो का मूड ख़राब है, पर अभी तो मेरी उनसे बात हुई है, ठीक थी वो।" आयशा को सुनकर ताज्जुब हुआ। दादी माँ बुज़ुर्गी को झेलती अपने कमरे तक ही महदूद होकर रह गई थीं। उम्र का तकाज़ा और कुछ दिल पर लगे ज़ख्मों ने उन्हें बिल्कुल ही लागर कर दिया था। तभी राबिया शाह को हवेली की भागदौड़ सँभालनी पड़ी, जिन्हें अयान की तरह आयशा भी फूफो ही बुलाती थी। "तुम ऐसा करो, गाड़ी में कुछ सामान है बच्चों का, वो ले आओ।" आयशा कुछ सोचकर बच्चों के कमरे की ओर बढ़ गई। "जब मैंने कहा था आपसे कि यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, तो फिर आप बाहर गईं तो गईं कैसे?" दरवाज़ा खोलने पर जो मंजर आयशा को देखने को मिला, उसने उसके के थकान ज़दा चेहरे पर मुस्कुराहट घेर दी। उसके दिखने में मासूम पर बला की तेज़ निया मैडम अपने नन्हे से कद को ऊंचा करने की गर्ज से टेबल पर चढ़ी हुई थी, और बेचारी मुलाजमाएं सर झुकाए खड़ी थी। "बड़ी मालकिन, माफ़ी चाहती हूँ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैं आपके लिए नागट बनाने गई थी।" एक मुलाजमा की बारीक सी आवाज़ कमरे में गूंजी। "उफ, नागट नहीं होता, नगेट्स होता है स्टूपिड।" अपने गोल मोल सा हाथ सर पर मारते इसने मुलाजमा के लहजे पर अफसोस किया। "माफ़ कर दें बड़ी मालकिन।" अपने साथी की खिंचाई होता देख कमरे में सारी मुलाजमाओं की दबी दबी हंसी की आवाज़ उभरने लगी। "मैं माफ़ नहीं करूँगी। जानती हो तुमने किसका हुक्म टाला है? पढ़निया शाह का, सरदार शामिर की बेटी का।" निया के लहजे में तफाखर भरा हुआ था, जो आयशा को शामिर से पहली मुलाकात करते हर अंदाज से झिलकता हुआ नजर आया। नोट अगेन निया। आयशा निया को इसके अंदाज पर सर्जनिश करने के इरादे से आगे बढ़ी। "आज जी कैसी हैं आप?" आयशा पे नज़र पड़ते साथ ही निया मैडम टेबल से छलांग लगाकर उतरी और भागकर इसके गले लग गई। "मेरी शहजादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन लगता है आप कुछ गुस्से में हैं।" आयशा ने इसके गालों पे प्यार करते इसकी नाक दबाई। "जी हाँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ।" निया ने अपने मुस्कुराते चेहरे पर फ़ौरन से गुस्सा भरा तासुर दिया। "पर इस गुस्से की कोई वजह भी तो हो।" आयशा ने कमरे के फैलावे की तरफ इशारा किया, जिसकी कोई भी चीज़ जगह पे नहीं थी। वैसे तो ये कमरा प्ले रूम के लिए बनाया गया था, पर ज़ीनिया के रूम के साथ मुल्हिक होने की वजह से ये अदन के इस्तेमाल में होता था, और यहाँ ज़्यादातर इसी की चीज़ें होती थीं। "आपको पता है आज का दिन ही बहुत बुरा है। ज़ीनी बुई अदन को अपने साथ ले गई, मुझे नहीं। मेरे फ़ेवरेट ड्रेस आयरन नहीं की किसी ने। आप नहीं थीं तो किसी ने मुझे डिलीशियस लंच नहीं बना कर दिया।" नेहा ने छोटी से छोटी गलती भी बहुत बड़ी करके बताना शुरू कर दी, जैसे आयशा की गैर मौजूदगी में इसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई हो, और ये सारे स्टूपिड सर्वेंट्स मुझे कुछ समझते ही नहीं हैं। नेहा ने अपने गुस्से का इज़हार हाथ में पकड़ी डोल से सामने खड़ी मुलाज़िमा को मार कर किया। "ये क्या हो रहा है यहाँ पे?" मुलाज़िमा के चेहरे पर गुड़िया लगने और कमरे में नस्वानी ज़ोरदार आवाज़ ने सबको साकित कर दिया। "ज़ीनी बुई, वो मैं इन सबको कमरे के दरवाज़े पर खड़ी शख्सियत कोई और नहीं बल्कि ज़ीनिया अमान शाह थी, जिसकी बारोब शख्सियत इस हवेली की तमाम ख़वातीन से मुमताज़ ज़ाहिर करती थी। सरज़निश करने का अंदाज़ ऐसा कि बिना अल्फ़ाज़ के आँखें ही सामने वाले के दिल में खौफ़ पैदा कर दे। इसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये वही ज़ीनिया शाह है जो लोगों के सामने से कतराती थी, जिससे हवेली में हँसने बोलने से लेकर बाहर आने-जाने तक की पाबंदी थी। "वक़्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है" ये इबारत ज़ीनिया शाह पर फ़िट होती थी। देखने वालों ने देखा कि जिस तरह ज़मान शाह के मरने पर शामिर ने इनकी जगह सँभाल कर बहुत से लोगों की उम्मीदें रेज़ा-रेज़ा की थी, इसी तरह शामिर की गैर मौजूदगी को भरने में ज़ीनिया शाह का बहुत बड़ा किरदार था। "रशीदा, क्या हुआ है यहाँ मेरे जाने के बाद?"
निया की बात को नज़रअंदाज करते जीनिया ने गुस्से से इस्तफसार किया। वो जीनी बिटिया बड़ी मालकिन? कौन बड़ी मालकिन? निया को अपनी भूरी आंखों की जद में रखते जीनिया ने बात काटी। जीनिया आप फ्रेश हो जाएं, फिर आयशा बच्चों की बेजा फेवर इनके आगे के लिए बिगाड़ लाती है। एक बार गलती के बाद क्या अब हम दोबारा हमारे पास कोई गुंजाइश बचती है? निया को सफ़ेद पड़ता देख आयशा ने मदाखलत की, पर जीनिया के जुमले की गहराई को समझते उसे खामोश होना पड़ा। पर निया इधर आई। निया की बहुत सी शरारतें जीनिया को गिरा गुजरती, पर हर बार हवेली का कोई ना कोई फर्द निया को बचा लिया करता था। दानियाल शाह की तो निया में जान बसती थी। मोहब्बत का ऐसा आलम कि इसकी गलती पर खुद जीनिया के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। मजबूरन जीनिया को खुद पर कंट्रोल करना पड़ता, पर आज ना तो दानियाल शाह मौजूद थे और ना ही आयान, इसीलिए जीनिया निया को अपनी जान सूखती हुई महसूस हो रही थी। आज के बाद अगर आपने किसी बड़े के साथ मिसबिहेव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निया के कान को पकड़ते जीनिया ने उसे वार्न करना चाहा। उसके लिए इतनी सी सजा ही काफ़ी थी। बड़ी बड़ी सी आंखों में आंसू जमा होने शुरू हो गए, जिसे देखते दरवाजे में छुपा फर्द बेचैनी से बोल पड़ा। ममा, निया मीरू की बेटी है तो सब मुलाजमों का फर्ज बनता है उसका हुक्म मानना। ना जाने अदन कब से खड़ा सब सुन रहा था। माँ को जीनिया को डांटता देख हिम्मत करके बोल पड़ा, शट अप। अब अगर तुम दोनों के मुंह से मैंने ऐसी कोई बकवास सुनी तो दोनों की खैर नहीं मेरे हाथों। पढ़निया अपनी मम्मा के पास जाओ और दोबारा मुझे अदन के कमरे में नजर मत आना। आप सब भी जाएं और अपना अपना काम करें। जीनिया के कहते ही कमरे में एकदम से खुलबुली मच गई और सेकंड में पूरा कमरा खाली हो गया। सिर्फ अदन सुर्ख चेहरा लिए माँ को देखने लगा, जो कमरे की चीजें जगह पर रख रही थी। सफिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं मना भी करके गया था आपको। हाथ में खाने के शॉपर्स उठाए खुर्रम बेग जैसे ही घर में इंटर हुए, किचन से आती मुलाजमा की बातों की आवाज़ से उन्हें अपनी बेगम के वहाँ मौजूदगी का अंदाज़ा हो गया। अल्लाह ने जिनका नसीब जोड़ा होता है वो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर मिल जाते हैं। खुर्रम बेग को सफिया का साथ इस वक्त नसीब हुआ जब वो इनके मिलने की उम्मीद तक हार बैठे थे। खुर्रम, मैं पहले से बेहतर हूँ और आपने मुझे बताया ही नहीं कि रात के खाने पे बच्चे आ रहे हैं। मैं कुछ बना ही लेती। खुर्रम बेग के हाथ से शॉपर्स पकड़ते सफिया बेगम ने शिकवा किया। वाकई हारून मलिक ने अपने दोस्त की बेबुनियाद साइड नहीं ली थी। खुर्रम बेग ने साबित करके दिखाया था कि वो अपने वादे में कितने सच्चे हैं। इसीलिए नहीं बताया बेगम साहिबा, आपका क्या है? आपने तो कमर कस के किचन में खड़े हो जाना था। उम्र का तकाजा था या सारी ज़िंदगी की मुसलसल जद्दोजहद के अब हर सुकून होने के बावजूद वो ज़्यादातर बीमार रहने लगी थी और इस वक्त खुर्रम बेग इनकी पट्टी से लग जाते। आखिर वो इनकी खामोश दिल से मांगी दुआ थी। मुझे ये बताएं कि मखबरी की किसने है? मैंने तो मना किया था। खुर्रम बेग ने अनजान बनते चेहरे पर सोच जाहिर की। मिन्हा ने उसे मेरे हाथ की खीर खानी थी, पर आपके ना बताने की वजह से मैं अब अपनी बच्ची के लिए बना ही ना पाई। सफिया के लहजे में अफसोस झलकता साफ महसूस हो रहा था। तुम्हारे हाथ के खाने तो मिनाल को भी बहुत पसंद है, कभी उसकी पसंद भी पूछ लिया करो सफिया। 30 साल पहले मिनाल ही की खातिर खुर्रम बेग को न सिर्फ हारून मलिक से अपनी दोस्ती बल्कि सफिया बेगम को अपनाने की ख्वाहिश से भी दस्तबरदार होना पड़ा था। हुरैन और फरगाम की बदौलत वो अपनी ख्वाहिश को पाने में कामयाब तो हो गए, पर इनके दिल को मिनाल की तरफ से साफ नहीं कर पाए। राशिदा, जरा किचन देख लेना, मेरी मेडिसिन का टाइम हो रहा है। इन दोनों के बीच जब भी मिनाल का जिक्र होता वो खामोशी इख्तियार कर लेती थी। अब भी मौजू से बचने के लिए मेडिसिन का बहाना करती कमरे में चली गई। सफिया, 3 साल हो गए हैं तुम्हें इस बेचारी से बेगानगी बरतते, ना जाने कब तुम्हारा दिल इसके लिए नरम होगा। मेरे दिल से ख्वाहिश है कि मेरी दिल से ख्वाहिश है कि जिस तरह हुरैन ने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते मिनाल को माफ़ कर दिया है, तुम भी कर दो। कमरे में टहलती सफ़िया बेगम को देखकर ना जाने क्यों खुर्रम बेग ना चाहते हुए भी इसी मौज़ू को छेड़ बैठे, जिनसे वो बचना चाह रही थी। खुर्रम, अगर मैंने इसे माफ़ ना किया होता तो आपसे रिश्ता कभी ना जोड़ती, पर अपने रवैये को लेकर मैं बेबस हूँ। कभी-कभी उन्हें भी मिनाल की खामोश नज़रें शिकवा करती महसूस होती थीं, जैसे इनसे कह रही हो, गुनाहगार तो मेरी माँ थी, पर मुझे किस जुर्म की सज़ा दे रही हैं आप? पढ़निया बेटा, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हो? परीशे नमाज से अभी फारिग ही हुई थी कि दौड़कर आती पढ़निया इसके गले लगकर रोने लगी। परीशा ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारती थी। लोगों में बैठना, इनसे मिलना तो इसने कब का छोड़ दिया था। दानियाल, अयान और जीनिया शाह इन 5 सालों में परीशे के लिए एक ऐसी दीवार साबित हुए थे कि ख़ानदान तो क्या हवेली में से भी किसी की हिम्मत तक नहीं होती थी परीशे शामिर से किसी भी मुतल्लिक बात परस्त करने की। सिर्फ एक हुरैन ही थी जिसने अपनी नाराज़गी अपनी खामोशी से सब पर ज़ाहिर की थी। बुई बहुत गंदी है मम्मा, बहुत ज़्यादा। निया एक ही बात की तकरार करती रोए जा रही थी। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। जीनिया की छोटी-छोटी बातों पर डाँटने की आदत से परीक्षा अच्छे से वाकिफ़ थी। उसे यही लगा कि निया की शरारत पर उसने उसे डाँट दिया है और वो दनियाल की गैर मौजूदगी में उसे शिकायत लगा रही है। मम्मा, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, वो भी सब मुलाज़िमाओं के सामने। मैं आज के बाद उनसे बात नहीं करूँगी। आई हेट हर। परनिया का इतनी बदतमीज़ी से बोलना परीक्षा को गुस्सा दिला गया। परनिया, मैंने 10 आपको 10 मर्तबा समझाया है, हम सब एक जैसे हैं, तो फिर ये मुलाज़मा क्या होता है? सबके अपने-अपने नाम हैं, आप बाजी या आंटी भी तो कह सकती हो। परीक्षा ने अच्छी खासी झाड़ पिलाई, पर निया की शक्ल पर उसकी डाँट का ज़रा बराबर असर होता नज़र नहीं आया। मम्मा, वो सब हमारे घर काम करती हैं, हमारी नौकरानियाँ हैं और मैं सरदार शामिर की बेटी हूँ। हमारा और इनका क्या कंपैरिज़न? परनिया ने अकड़ते हुए कहा।
पढ़निया तमीज़ के दायरे में रहें आप। पढ़निया की फराटे भरती ज़ुबान को परीक्षे के हाथों के सख्त दबाव ने रोका जो इसके बाजू में गड़ गए थे। मम्मा, परीक्षे की इतनी सी सख्ती भी पढ़निया को मंजूर नहीं थी। शिकवा भरी निगाहों से माँ को देखने लगी। बेटा, ऐसी बात नहीं करते, इधर देखो मेरी तरफ। परीक्षे को जैसे ही अपनी सख्ती का एहसास हुआ फ़ौरन से उसे अपनी बाहों में भींचा। अच्छा मुझे बताओ, अदन आ गया है? परीक्षे ने अपने लहजे में प्यार समोते उससे पूछा ताकि अपने गुस्से का असर ख़त्म कर सकें। जी। पढ़निया ने एक लफ्ज़ पर इक्तफा किया। पढ़निया, मम्मा नाराज़ हो जाएंगी आपसे अगर आपने अब मेरी तरफ नहीं देखा तो। पन्निया का झुका सर देखकर मजबूरन परीक्षे को नाराज़गी की धमकी देनी पड़ी। आप भी मुझसे नाराज़ हो जाएं मम्मा, मुझसे तो सभी नाराज़ हैं, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। आंसू भरी आंखों से निया का इतना कहना परीक्षे को तड़पा गया। बेचैनी से अपनी बाहों में भरती उसे अपने प्यार का यकीन दिलाने लगी। अहम अच्छा जी, ये बात है यार अदन, हम दोनों तो निया से बहुत प्यार करते हैं, पर लगता है उसे हमारे प्यार का यकीन ही नहीं। अदन ने अयान के कानों तक सारी रिपोर्ट पहुंचाते जैसे अपना फ़र्ज़ पूरा किया और अब मज़े से दरवाजे पे खड़ा मुस्कुराते हुए चॉकलेट का डब्बा इसे दिखा रहा था। आजू क्या फ़ायदा हुआ मुझे मम्मा को रोकने का? अच्छा होता मैं मम्मा के कहने पे बोर्डिंग चला जाता। अदन ने चेहरा लटकाते दरपर्दा निया को अपने ना जाने की खुशखबरी दी। अदन और निया का हर वक्त का साथ और ज़रा-ज़रा सी बात पर अदन का निया की फ़ेवर करना ज़ीनिया को अनजाने डर में घेर रहा था। इसी डर को जड़ से ख़त्म करने के लिए ही तो वो अपने बच्चे को खुद से दूर भेजने पर राज़ी हुई थी। पर यहाँ इसकी एक ना चल सकी, इसीलिए मजबूरन इसे अदन को वापस पुराने स्कूल में डलवाना पड़ा। क्या अदी, तुम बोर्डिंग नहीं जा रहे? निया सुनते साथ ही खुशी से उछल पड़ी। पागल, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाता? तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, और बेस्ट फ्रेंड हमेशा साथ रहते हैं। निया को वापस अपनी जून में देख अदन भी सुकून में आ गया, वरना इसको इस बात का इतना दुख था कि इसकी मामा की वजह से निया की सबके सामने इंसल्ट हुई है। याहू, ओह याहू के बच्चे, मेरा भी तो बता के मैंने तेरी मम्मा को मनाया है। अयान और परीशे ने मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर सुकून महसूस किया। आखिर ये दोनों ही तो इस घर की रौनक थे। आचू, अदी, यू आर दी बेस्ट। निया खुशी के मारे अयान के गले लग गई। पर आचू, एक मसला है, बुई ने मुझे अदन के रूम में आने से मना किया है। निया के चेहरे पर ऐसे परेशानी जाहिर की जैसे कोई बहुत पेचीदा मसला हो। नो प्रॉब्लम, मैं आ जाऊँगा तुम्हारे और परी मम्मा के रूम में। परी मम्मा तो हमें मना नहीं करेंगी ना? अदन ने मिनटों में निया के मसले का हल पेश किया। चलो अब फटाफट आपकी अच्छी आप दोनों के लिए गिफ्ट लाई हैं। ये अयान का इतना कहना था कि दोनों कमरे से बाहर खड़े हुए। भाभी, आप जीनी की बातों को दिल पर मत लें, आयशा ने मुझे सब बता दिया था, मैं इससे बात करूंगा, अयान ने धीमी आवाज़ में कहा और बच्चों के पीछे निकल गया। शाह, तुमने सुनी अपनी बेटी की बातें? तुम्हारा खून ना होकर भी वो हूबहू तुम्हारे जैसी है, पर मैं उसे सरदार शाहमीर जैसा नहीं बनने दूंगी। वो सिर्फ मेरे शाह जैसी बनेगी, अपनों का एहसास करने वाली, अपनों के लिए खुद को कुर्बान करने वाली। शाहमीर की तस्वीर पर हाथ फेरते परीचे ने खुद से वादा किया। नानू, मैं आ गई। गाड़ी के रुकते ही मिन्हा आवाज़ें देती अंदर आते ही अम्मू जान के बाजू में छुप गई। मिन्हा मेरी जान। मिन्हा को खुद से लिपटाए सफिया बेगम ने राफे के लिए भी अपनी पुरशफीक बाहें खोली। अस्सलाम वालेकुम अम्मू, कैसी हैं आप? अपने दोनों बच्चों को लाड करते देख अली और मिनाल ने अंदर आते ही सब पर सलामती भेजी। अल्लाह का शुक्र है बेटा, तुम सुनाओ दुबई का टूर कैसा रहा? अली का अपने दोस्तों के साथ लगाया बिजनेस तरक्की की मनाजिल पर पे पहुंच गया तो सबने मुश्तरका बिजनेस को अलहदा करने का फैसला किया। सबकी दुआओं और नसीब से अली जो काम शुरू करता वो काफ़ी फैलता, इसीलिए इसने दूसरे ममालिक में भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। ना पूछें, इतना तंग किया इन दोनों बहन भाई ने, वहाँ जाते साथ ही आपकी याद की रट लगाई हुई थी। अम्मू जान की बात का जवाब मिनाहल की तरफ से आया, पर इसका रुख खुर्रम बेग की ओर था, जैसे इनकी बात का जवाब दे रही हो। अम्मू, मिन्हा ने तंग किया है, मैंने बिल्कुल भी मम्मा पापा को तंग नहीं किया। राफे ने फ़ौरन अपनी पोजीशन क्लियर की। भैया, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मेरी शिकायत नहीं लगाओगे नानू को। मिन्हा को वैसे भी छोटी-छोटी बातों पे रोने की आदत थी। राफे को मुँह बसूर कर देखने लगी। उप्स, सॉरी। राफे ने याद आने पर झट से दोनों कान पकड़े। मैं अब आपसे बात नहीं करूँगी, आपने मेरा प्रॉमिस तोड़ा है। मिन्हा ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। मिन्हा मेरी जान, भैया सॉरी कर रहे हैं, आप माफ़ कर दो। जब कोई माफ़ी मांगे उसे फ़ौरन माफ़ कर देना चाहिए। अम्मू जान की बात ऐसी थी या उन्हें अपनी ही बात खुद का मजाक उड़ाती हुई महसूस हुई और उन्होंने मिनाल को चोर नज़रों से देखा, मगर उसे अपनी ही तरफ देखता पाकर नज़रें चुरा गईं। नानो, मुझे आप और नाना अब्बू से कुछ पूछना है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? राफिज से सुलह होते ही उसे कुछ याद आया। हमारी प्रिंसेस जो पूछना चाहती है पूछ सकती है। मिन्हा के गालों पर प्यार करते खुर्रम बेग ने उसे अपनी गोद में बिठाया। शामिर कौन है? राफे की तरफ शरारती नज़रों से देखती अपने नाना समेत सबको सुनकर गई, जबकि राफे जज्बिज होकर रह गया। आपको ये नाम किसने बताया? खुर्रम बेग के साथ बैठे अली ने हैरत से बेटी को देखा। वो तो कभी परी या हवेली के किसी फर्द से मिली ही नहीं, तो इसे शाहमीर का कैसे पता? वो पापा, मेरी डायरी में पढ़ा है मिना ने। इससे पहले कोई मिन्हा को कुछ कहता राफे ने सच बात बता दी, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ था और इसी ने मिन्हा को किसी बड़े के सामने ये नाम लेने से मना किया था। पर मिन्हा नादान राफे को डांट पड़वाने के ख्याल से अनजाने में सबको रंजीदा कर गई। राफ़े, पर आपने नानो, वो मेरे आइडियल हैं, अगर वो ना होते तो आज मम्मा मेरे साथ ना होती, मैं चाहकर भी उन्हें भूल नहीं सकता। खुर्रम बेग को मना करता करता देख राफ़े ने अपने दिल में शाहमीर के लिए मौजूद इज़्ज़त का इज़हार किया। राफ़े कुछ नहीं भूला था, इसे सब याद था, अपनी माँ के लिए शाहमीर का गोली खाना और हथकड़ी पहने पुलिस वालों के साथ जाना। इस वाक़ये के फ़ौरन बाद अली, मिनाल और राफ़े को शहर वापस ले आया था और इनके दरमियान इस बात का ज़िक्र भी नहीं हुआ था, पर राफ़े के तेज़ दिमाग ने ये बात
तेज़ दिमाग में ये बात बैठ गई थी। मम्मा आप फिर कहाँ होती? मीना को सिर्फ़ यही एक बात समझ आई और इसी पर वो रोहानसी हो गई। इधर आओ मेरी गुड़िया, शामिर मेरे दोस्त का भतीजा और आपकी हुरी खाला के भाई हैं। वो बहुत ब्रेव हैं, इसीलिए आपके ये राफ़े भैया जो किसी से इम्प्रेस नहीं होते पर इनके फ़ैन हैं क्योंकि इन्होंने आपकी मम्मा और भैया की मदद की थी। मिन्हा के आंसू पोंछते खुर्रम बेग ने आधा सच और आधा झूठ बोला। पर अब वो कहाँ है नाना अब्बू? मिन्हा के लिए वो लोग फ़ेवरेट बन जाते जो इसकी मम्मा और ख़ासकर इसके लविंग ब्रदर को पसंद होते थे। आखिर इसकी ज़िंदगी इन्हीं के गिर्द घूमती थी। वो बाहर के मुल्क होते हैं बेटा, आप एक दिन उनसे ज़रूर मिलोगी। चलो अब हम आपको आपका गिफ्ट दिखाते हैं। खुर्रम बेग ने इसके किसी और सवाल से बचने के लिए इसका दिमाग अपने लाए गिफ्ट की ओर किया और इसका हाथ थामे कमरे की ओर चल दिए, जबकि सफ़िया बेगम पहले ही खाने का इंतज़ाम देखने उठ गई थी। मम्मा शामिर अंकल परी खाला के हस्बैंड भी तो हैं। नाना अब्बू ने मिन्हा को ये क्यों नहीं बताया? राफ़े की सोच अभी भी शामिर के गिर्द ही घूम रही थी। राफ़े वो भूल गए होंगे। मिनाल ने उसे टालना चाहा। वाकई आप सब परी खाला को भूल चुके हैं। इसके शिकवा करते लहजे पर मिनाल मलाल में घिर गई। सच ही तो कहा था इसने, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़, इसे तो भूल ही चुके थे। दानियाल मुझे आपसे एक बात करनी है। इन 5 सालों में महर की ये आदत चाहकर भी दानियाल बदल नहीं पाया था। इसे जब दानियाल से कुछ मनवाना होता तो वो पहले 10 चक्कर दानियाल के सामने कमरे के काटती कि कैसे बात शुरू करे और जब थक जाती तो हाथों को रगड़ते उसका पहला फ़िक्रा यही होता। आपको अपने आगे पीछे चक्कर काटता देख मैं समझ तो गया था कि हमारी मिसेज़ कुछ कहना चाह रही हैं। लैपटॉप को ऑफ करते इसने अपनी पूरी तवज्जो महर की तरफ की। इतना तो वो अपनी बेगम को समझ चुका था कि अपनी बात पर अटेंशन ना मिले तो वो बात ही गोल कर जाती है और दानियाल नहीं चाहता था कि उसके किसी भी रवैये से हर्ट होकर महर उसे कहने के बजाय अपनी बात दिल में ही रख ले। दानियाल आप बैंकॉक जा रहे हैं? महर को आदत तो नहीं थी किसी की बातें सुनने की, पर कल लाइब्रेरी के सामने से गुजरते उसके कानों में दानियाल की बातें पड़ गईं। जब वो अपने पीए को बैंकॉक जाने के मुतालिक आगाह कर रहा था। आप कहती हैं तो नहीं जाता और कुछ? महर को बाजुओं के घेरे में कैद करते दानियाल ने उसकी झुकी आंखों पर बोसा दिया, जो इस ख्याल से शर्मसार थी कि दानियाल क्या सोचेगा इसके बारे में कि मैं कि वो छुप के इसकी बातें सुनती है। अगर जाना ज़रूरी है तो आप चले जाएँ। दानियाल की गुर्बत में तो वैसे ही महर को बोलना दुश्वार लगता था। सोने पे सुहागा इसके प्यार भरे मुज़ाहिरे महर को इसकी ओर देखना दूभर कर हो गया। मिसेज़ आपको तो रोकना भी नहीं आता। मेरे पीछे उदास रह सकती हैं, मुझे हर वक़्त याद कर सकती हैं, पर मत जाओ ये 2 लफ्ज़ नहीं बोल सकती। एक बेटे की माँ होने के बावजूद अपनी ज़रा-सी गुर्बत में महर की ऐसी हालत दानियाल को सरशार कर देती थी। दानियाल जितना इज़हार के मामले में शाह था, महर इतनी ही कंजूस। आप 1 हफ़्ते बाद चले जाएँ। महर को बात पलटता देख दानियाल धीरे से मुस्कुराया। क्यों, क्या ख़ास है इस हफ़्ते में? दानियाल जानबूझकर अनजान बना। आप भूल गए फ्राइडे को पर्णिया की बर्थडे है, आप नहीं होंगे तो जानते हैं ना वो कितनी सैड हो जाएगी। महर का रिएक्शन इतना फ़ास्ट था जैसे उसे पूरा यकीन हो कि दानियाल को पर्णिया की बर्थडे भूल गई है। मेरी जान की बर्थडे मिसेस और मैं भूल जाऊँ, इम्पॉसिबल। अगली फ़्लाइट से वापसी के ऑर्डर्स हैं हेडक्वार्टर से। दानियाल ने मुस्कुराते हुए फ़ोन की तरफ इशारा किया, जिस पर कल ही निया मैडम ने सख्ती से जल्दी आने का हुक्म दिया था। दानियाल की रिहाइश बिज़नेस की वजह से शहर थी, पर गाँव की हर एक बात से वो अयान से पहले बाखबर होता। वजह इसकी नन्ही सी क्विक सर्विस थी, जो हर बात परिचय से पहले अपने पब्बा से शेयर करती। फिर चाहे ज़ीनिया की शिकायत हो या मुलाज़िमा की नाफ़रमानी, जो कि बकौल इसके साथ ज़्यादती करती थी। दानियाल आपको पता है, मुझे लगता था आप भी आप ही को कसूरवार समझते हैं, पर मैं गलत थी। आप ही और पर्णिया का मुझसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। थैंक्स आप ही को समझने के लिए। शामिर के जेल जाने के बाद इस बात का डर महीनों महर के दिल में रहा था, लेकिन दानियाल को परी और निया की केयर करता देख आहिस्ता-आहिस्ता ये डर जाता रहा। माज़ी, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, मुझे अंदर जाने दो। जानता है तुम्हारा इंस्पेक्टर मुझे। इतने लोगों की मौजूदगी और शामिर के शिकस्ता अंदाज़ ने दानियाल को रोके रखा, पर जैसे ही पुलिस की गाड़ी शाह हवेली से निकली, दानियाल दाद और बाबर के सुपुर्द सबको करता इनके पीछे चल पड़ा। पर सर, हवलदार आने दो। दानियाल की आवाज़ फ़राज़ को अपने कैबिन में बासानी पहुंच रही थी। इसकी तबीयत के पेश नज़र फ़राज़ को इसका सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों किया फ़राज़? हवलदार की मौजूदगी को नज़रअंदाज करता दानियाल अंदर आते साथ ही फ़राज़ पे चढ़ दौड़ा। शाह किसी को मार नहीं सकता। अगर इसने जवाल चौधरी को मारना ही होता तो उसे अगले दिन ही मरवा चुका होता। फ़राज़ का कॉलर थामे दानियाल ने अपनी बात पे ज़ोर दिया, जिसको फ़राज़ भी सच मानता था। दानियाल, मेरी बात, मुझे सिर्फ सच सुनना है। मैं जानता हूँ तू कभी उसे इन सलाखों में कैद नहीं कर सकता। मेरे पीछे ऐसा क्या हुआ है, मुझे कुछ तो बताओ, नहीं तो मेरा दिमाग सोच-सोच कर फट जाएगा। दानियाल को बहुत अच्छे से अपनी कंडीशन मालूम थी, पर इस टाइम इसे फ़राज़ से कुछ से सच निकलवाना था, इसीलिए अपनी सेहत की परवाह ना करते चीखने लगा। दानियाल, रिलैक्स यार। कैसे रिलैक्स हो जाऊँ? मेरा भाई जो मेरी तकलीफ़ में मुझसे ज़्यादा तड़प उठता है, आज इस जगह पहुँच गया। तू कह रहा है रिलैक्स रहूँ? दानियाल का लहज़ा बेबसी लिए हुए था। तुझे इस बात का दुःख है कि आज दुनिया शाह को कातिल कह रही है, पर तू मेरा गम देख, जिसने ना चाहते हुए भी आज अपने बेगुनाह दोस्त को कातिल साबित कर दिया। फ़राज़ की बातें दानियाल के शक पर मोहर लगा दी। दानियाल को इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि फ़राज़ शाह का दोस्त होकर इसे दगा दे सकता है, इस मुसीबत में उसे खड़ा कर सकता है। क्यों किया तूने ऐसा? किसने कहा करने को? मैं जान से मार दूँगा उसे। दानियाल का बस नहीं चल रहा था कि वो फ़राज़ का सर फाड़ दे, जो सर झुकाए खड़ा ना जाने क्या सोच रहा था। सिर्फ़ शाह के कहने पर। दानियाल को लगा कि उसे सुनने में कुछ गलती हुई है। शाह भला खुद के साथ ऐसा क्यों करेगा? पर दिमाग में होती सोचों की खुलबुली ने इसे ज़मीन से जकड़ दिया।
सेम ज़दा दरो-दीवार तारीकी में डूबा माहौल किसी भी इंसान के हवास मिनटों में सलब कर दे। जितनी वहशत सलाखों से ढकी इन दीवारों में थी, इनसे कहीं ज़्यादा इन सलाखों में कैद हुए इंसानों की आँखों में झलक रही थी। न जाने इससे ऐसा कौन-सा गुनाह हो गया है जिसकी ये हर वक़्त माफ़ी ही माँगता रहता है। एक सेल के आगे फराज के कदम रुक गए, जहाँ कोई शख्स सजदे की हालत में था, जिसे देखकर दानियाल की आँखें नम हो गईं। तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कम से कम नमाज़े जुम्मा ही पढ़ लिया करो, हर वक़्त गेम्स में ही लगे रहते हो। 8 साला बच्चे का तंबी करता अंदाज़। मेरे पास सब कुछ है और नमाज़ तो वो लोग पढ़ते हैं जिन्हें अल्लाह से कुछ चाहिए हो। टीवी स्क्रीन पर नज़र आती अपनी कार को तेज़ी से भगाते 9 साला बच्चे ने जवाब में कहा, तुम्हें किसने ऐसा कहा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी टीचर कहती है नमाज़ सबको हर हाल में पढ़नी चाहिए। 8 साला बच्चे ने दूसरे की नफ़ी करते अपनी बात पर जोर दिया। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो और इसका जवाब दो। तुम्हारे बाबा को जब पैसे चाहिए होते हैं तो वो तुमसे क्या कहते हैं? बड़े बच्चे ने गेम बंद करते छोटे भाई को अपने पास बिठाया। बाबा कहते हैं कि अल्लाह से दुआ करो। छोटे भाई का जवाब इसी की तरह मासूमाना था। और जब तुम बीमार होते हो तो तुम्हारी मम्मा क्या कहती हैं? बड़े बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अल्लाह ताला से दुआ करो, पर मेरी टीचर ने कहा था हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए और तुम्हें पता है नमाज़ हमें सुकून देती है, ये भी टीचर ने बताया था। छोटे बच्चे के अंदाज में अपनी टीचर की बात को सच साबित करने की एक उम्मीद थी। इसीलिए नमाज़ के बारे में जो कुछ उसे अपनी टीचर ने कहा याद था, एक-एक करके गिनवाने लगा। ओके, ओके, तुम ठीक कह रही हो। छोटे बच्चे की आँखों में पानी देख बड़े ने फ़ौरन से हामी भरी। हामी मार हामी फ़ौरन से हार मानी। तो फिर तुम नमाज़ पढ़ोगे ना? बच्चे ने उम्मीद से पूछा। हाँ, जब मुझे कहीं से सुकून नहीं मिलेगा, इस दिन मैं ज़रूर नमाज़ पढ़ूँगा। इस शख्स को देख दानियाल के कानों में अपनी और शाह की आवाज़ें गूंजी। फराज, मैंने कहा था ना तुमसे, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, चले जाओ यहाँ से। जब तक शामिर ने नमाज़ पूरी नहीं की वो दोनों वहीं मौजूद रहे। फराज, तुम जाओ, मैं किसी नहीं हूँ जो इसके कहने पे चला जाऊँ। दानियाल ने आंखों में बेबसी लिए खुद से पीठ मोड़े खड़े शामिर को देखा। दानी, चला जा यहाँ से, मैं तेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। दानियाल की यहाँ मौजूदगी से शामिर घबरा रहा था। अयान और अमान से कोई बात छुपाना शामिर के लिए मुश्किल नहीं था, पर दानियाल को शाह के अंदर तक झांकने का फन मालूम था। वो अपनी बेबसी इस पर जाहिर नहीं करना चाहता था। जवाब तो तब मांगता अगर जो तेरे दिल से अनजान होता। जिंदगी और मौत की जंग लड़कर आया हूँ, मुड़कर एक बार गले भी नहीं लगाएगा। दानियाल को इतना तो अंदाजा हो गया था कि शामिर ने अगर पहले कुछ नहीं बताया तो वो अब भी अपनी इस हरकत की वजाहत नहीं देगा। दादी, तू ठीक है ना? दानियाल की बात और अंदाज ऐसा था कि शामिर को खुद से किया अहद तोड़ना पड़ा। शाह, तू भी अमान जैसा निकला, सिर्फ परी का सोचा हमारा नहीं। इसकी खातिर तूने ये जेल। शाबिर के इतराफ़ जुर्म के बाद कानून ने शाबिर को जवाल चौधरी का कातिल करार दे दिया था, जबकि सच इसके बरक्स था। जमाल की मौत कार एक्सीडेंट से हुई थी, लेकिन इस बात का कोई आईनी शाहिद नहीं था। शामिर ने ही इसकी मौत और जाए वकूअ के बारे में मालूमात फराहम तक पहुंचाई और इस एक्सीडेंट को कत्ल साबित करने पर फोर्स भी शामिर नहीं किया था। यही सारी सच्चाई फराज ने दानियाल को बता दी थी। नहीं दानियाल, मेरी यहाँ मौजूदगी इसके लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए है। मैं थक चुका हूँ ज़मीर के इस बोझ से। सोचा था परी से शादी कर लूँगा तो कफ़ारा अदा हो जाएगा अपने गुनाह का, पर मैं तो और अज़ियत में घिर गया दानी। शामिर के लहजे में बरसों की थकान महसूस की जा सकती थी। शाह और परी के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं, इस बात का अंदाज़ा तो घर के सभी को था, पर शाह अंदर ही अंदर घुल रहा है, ये बात तो किसी को भी महसूस ना हो सकी। तो भाभी से माफ़ी भी तो मांग सकता है शाह, वो माफ़ कर देंगी। दानियाल के दिल में एक उम्मीद जागी, अगर परी के माफ़ करने से शाह अपना बयान वापस ले लेता है तो इसको बचाना आसान हो जाएगा। तुझे क्या लगता है वो अब बहुत खुश है तेरे यहाँ होने से? इनको इंसाफ मिल जाएगा क्या? शाहमीर के जेल जाने के बाद परी की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। दानियाल भी यही चाहता था कि घर वालों की हालत का सुनकर शाह को अपने गलत फैसले का एहसास हो जाए कि खुद को तकलीफ में घेर कर वो सबको दुखी ही कर रहा है। भूल जाए सब कुछ, निकल आए अपने ज़मीर के बोझ से। भूल जाओ सब कुछ, निकल आओ अपने ज़मीर के बोझ से। तू मुझे जिससे माफ़ी माँगने का बोल रहा है, जानता है वो कौन है? मेरी शामिर का सारी बातों के जवाब में इतना ठंडा रिएक्शन दानियाल को मायूस करने के साथ-साथ इसके इरादे से भी आगाह कर गया। औरत का दिल बहुत नरम मिट्टी से बनाया गया है दानियाल, वो अपने ऊपर हुई हर ज़्यादती को मर्द की एक मुस्कुराहट के लिए माफ़ कर देती है, भूल जाती है अपनी तकलीफ़, जो मर्द के हाथों इसने सही, क्योंकि इसने घर बसाना होता है। मर्द के बिना औरत का माशरे में कोई मुकाम नहीं, यही एक सोच उसे अपने हक़ के लिए लड़ने से रोकती है। परी भी एक औरत है, शायद मेरे माफ़ी माँगने पे वो पल ना लगाए और सब भुला दे, पर इसके बाद क्या मैं इससे नज़रें मिला पाऊँगा दानी? बहुत मुश्किल होता है अपनी गलती मानना, ख़ासकर इस इंसान के लिए जिसने कभी खुद को गलत समझा ही ना हो। शामिर को अपनी गलती का मदावार करता देख दानियाल को इस पे फ़ख्र हुआ। हर गलती की माफ़ी होती है, पर कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सिर्फ सज़ा है, माफ़ी नहीं। जानता हूँ ये सज़ा मेरे साथ परी भी भुगतेगी। अगर मैं इन सलाखों के पीछे कैद हूँ तो इसकी घुटन परी को खुली हवा में भी महसूस होगी। शामिर ने जेल के चारों ओर देखा, जहाँ सांस लेना भी दुश्वार लग रहा था, पर शाह हम दानियाल की उसे मनाने की उम्मीद ही रही और शाह ने अपना फैसला सुना दिया। नया रिश्ता वक्त मांगता है दानी, मेरे और परी के रिश्ते के लिए ये वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके इख्तिताम पर एक उम्मीद है, मिलन की उम्मीद। हाल
दानियाल आप कहाँ गुम हैं? दानियाल की मुसलसल खामोशी पर महर को ऐसा महसूस हुआ कि दानियाल कहीं और ही गुम है। जभी इसका बाजू हिलाते ज़ोर से बोली, नहीं बस कुछ सोच रहा था। तुम बताओ परनिया को क्या गिफ्ट दिया जाए? दानियाल ने अपने दिमाग को झटका और हाल में आया। उफ़! डियर हस्बैंड मैं भी तो इतनी देर से आपसे यही पूछ रही हूँ, आप पता नहीं किसके ख़्यालों में गुम थे। महर ने अपने सर पर हाथ मारते गिफ्ट के मुतालिक दानियाल को बताया, जो वो निया के लिए सेलेक्ट कर चुकी थी। तुम क्या जानो महर, इसका ख़्याल तो मुझे हर वक़्त रहता है। दानियाल सिर्फ़ महर के हिलते लब ही देख पाया, क्योंकि इसका दिमाग तो अभी भी शामिर की तरफ ही था। परी भाभी वर्णिया किचन के दरवाजे में खड़ी परीचे से बात करने की खुद में हिम्मत पैदा कर रही थी। आओ ज़ीनी, क्या लोगी नाश्ते में? मुझे बता दो, मैं बनवा देती हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स तैयार करते परीचे ने मसरूफ़ से अंदाज में ज़ीनिया को जवाब दिया। ज़ीनिया कोई परेशानी है क्या? अपनी बात के जवाब में ज़ीनिया की खामोशी को महसूस करते परी हाथ रोके इससे पूछने लगी। वो मुझे आपसे एक्सक्यूज़ करना था। कल मैंने वर्णिया को कुछ ज़्यादा ही डाँट दिया था। हाथों को मसलते ज़ीनिया ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हारी भतीजी तुमने डाँटा, इस सब में मैं कहाँ से आ गई? परीचे ने बात को इतना सीरियस ही नहीं लिया। मुझे लगा कि आपको बुरा लगा है, इसीलिए आप रात खाने पे नहीं आई। ज़ीनिया ने गुस्से में पन्निया को डाँट दिया था, पर इसका नाराज़गी में खाने से बायकॉट करना और परी का भी बिना खाना खाए सो जाना ज़ीनिया को मुस्तरब कर गया। तुम्हारा डाँटना नहीं, इसका तुमसे बदज़न हो जाना मुझे अफ़सरदा कर गया था ज़ीनिया। ज़ीनिया का हाथ थामे परीशे ने उसे समझाने का इरादा किया। जब ज़ीनिया से परीशे पहली बार मिली थी तो इसे वो एक मासूम बच्ची लगी, जिसके साथ अनजाने में इसके अपने ही गलत कर बैठे थे। पर ज़ीनिया का मौजूदा रवैया बाज़ औक़ात परीशे को परेशान कर देता। कहा इतनी पोलाइट सी लड़की और अब इतनी रूड हो गई थी। भाभी मैं अपनी कहानी दोबारा शुरू होते नहीं देख सकती। मुझे पढ़निया में अपना और अदन में उस इंसान का अक्स नज़र आता है। इन 5 सालों में जैसे भी हालात देखे, जो कुछ भी परेशानियाँ सहनी पड़ी, कभी भी ज़ीनी ने इस सब का हुरैन की तरह परीक्षा को कसूरवार नहीं ठहराया। वो इसके साथ वैसे ही रही जैसे शुरू दिन से थी। ज़ीनी बच्चे जब एक साथ परवान चढ़ते हैं, तो इनमें प्यार, दोस्ती, प्यार, एहतराम जैसे जज़्बे भी साथ जन्म लेते हैं। ये हम बड़ों की ज़िम्मेदारी है कि हमने इनकी सोच का रुख किस सिमत मोड़ना है। परीक्षा ने इसे समझाना चाहा, तुम्हारी हर वक़्त की रोक-टोक इन मासूमों के ज़हन में मनफ़ी ख़्यालों को पैदा कर रही है। अदन तुम्हारा बेटा है, तुम इसके लिए अच्छा-बुरा हमसे ज़्यादा जानती हो, पर ये ज़रूरी भी नहीं कि तुम्हारी सोच सही हो। अभी वो बच्चा है ज़ीनी, इससे छोटी-छोटी खुशियाँ मत छीनो। अदन को ज़रा-ज़रा सी बातों पर ज़ीनिया का डाँटना अदन के अंदर महरूमी पैदा कर रहा था, और यही चीज़ परीक्षा को ज़ीनिया की बुरी लगती थी। भाभी अदन की पैदाइश के टाइम मेरी दुआ थी कि अल्लाह मुझे बेटी से नवाज़े। अदन की बातें, इसकी हरकतें, हत्ता कि इसके अंदाज़, सब में इसके बाप की झलक दिखती है। 5 सालों में पहली बार ज़ीनिया ने खुद से अमान का तज़किरा किया था, नहीं तो इस हवेली में अमान की बात तक कोई नहीं करता था। सिर्फ़ एक अयान था जो अमान से कॉन्टैक्ट में था। आखिर वो इसका बेटा है, अमान जैसा नहीं होगा तो फिर कैसा होगा? परीक्षा ज़ीनिया का हाथ सहलाती रही, जो बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू कर रही थी। नहीं भाभी, मैं अपने बेटे को इस इंसान की तरह नहीं बनने दूँगी। इसकी गलतियों पे इसे रोकने वाला कोई नहीं था, पर अदन मेरा बेटा है, ये वो गलतियाँ नहीं करेगा जो इसके बाप ने की। परीक्षा की बात पर ज़ीनिया खुद को तल्ख़ होने से रोक ना पाई। अपनी भड़ास निकालते अपने रवैये पर परी से माफ़ी माँगती किचन से बाहर निकल गई। तुम्हारी इन्हीं सोचों की वजह से तुम्हारा बेटा तुमसे दूर जा रहा है ज़ीनी। काश तुम अदन को अमान से हटकर देखती तो आज तुम्हें इसमें सिर्फ़ एक मासूम बच्चा नज़र आता। ज़ीनी को किचन से बाहर जाता देख परीक्षा चाहकर भी कह ना पाई, अयान ये सब क्या है? पूरे कमरे में रंग-बिरंगी पेपर्स और गिफ्ट्स फैले देखकर आयशा का दिमाग घूम गया। अभी थोड़ी देर पहले ही इसने 1 घंटा लगाकर सारा कमरा साफ़ किया था, और अब कमरे का हशर बिगड़ा हुआ था। उफ़ तौबा है बीवी, तुम भी ना मुल्कुल मौत की तरह हर 5 मिनट बाद नाज़िल हो जाती हो। आयशा की अचानक आवाज़ पर अयान और अदन, जो परनिया से छुपा कर इसकी बर्थडे की तैयारियों में मसरूफ़ थे, डर कर दरवाजे की ओर देखने लगे। ठहरो ज़रा, मैं अभी निया को बताती हूँ तुम्हारे सरप्राइज़ का। अदन को दाँत निकालता देख आयशा ने इन दोनों को धमकी दी। ओह नो! आची प्लीज़, आपको तो पता है ना आचू कभी थोड़ी-थोड़ी सेंसलेस बातें कर जाते हैं, जाने दें। अदन जानता था आयशा की धमकी अक्सर औक़ात सच साबित हो जाया करती थी, इसलिए फ़ौरन से पार्टी बदलते इसकी साइड पर हो गया। बात सुन, तू मेरा पार्टनर है या अपनी आची का? अदन और परनिया ने जब शुरू-शुरू में बोलना सीखा तो इनके मुँह से चाची निकलता ही नहीं था। अयान के मज़ाक में आची कहने पर आयशा चाची से इन दोनों की आची बन गई, और अब तक चाची ना बन सकी। इसीलिए जब कभी अयान को आयशा को तपाना होता तो वो आची को छींक मारने के अंदाज़ में पुकारता, जिस पर आयशा जितना जलती उतना कम था। किसी अज़ीम इंसान ने कहा है, जहाँ फ़ायदा देखो वही आपका पार्टनर है। अदन ने कंधे उचकाते खुद को क्रेडिट दिया। हाँ, 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 अदी जिगर, तेरी सोच बिल्कुल अपने बाप पर गई है। वो भी ऐसा ही। निया का गिफ्ट हवा में उछालते अयान ना जाने किस रो में कह गया। आचू खामोश क्यों हो गए? बताई ना, कैसे थे मेरे पापा? अयान के अचानक खामोश होने पर अदन ने उसे एहसास दिलाया। यार जिगर, पहले ये पैक कर लेते हैं। एक साइड पर रखे गिफ्ट में से अयान ने एक छोटा सा गिफ्ट उठाकर इसे अलट-पलट कर देखा। मेरे पापा ने ऐसा क्या किया था आचू, जो आप में से कोई इन्हें पसंद नहीं करता? अपनी बात का इग्नोर किए जाना अदन को दुखी कर गया। इसने जब से होश संभाला था, अपने बाप के जिक्र पर उसे हर तरफ से खामोशी सुनने को मिली थी। चंद बातें जो इसे मालूम थी वो ये कि अमान डॉक्टर की पढ़ाई के लिए किसी दूसरे मुल्क रहता है और ये यहाँ आ नहीं सकता। दिखने में वो बिल्कुल अयान की कॉपी है, और एक दिन अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वो ज़रूर आएगा। इसके अलावा ना तो इसने कभी अपने बाप को देखा और ना
ही इससे बात की। आपको किसने कहा ऐसा कि हम इसे पसंद नहीं करते? अदन की बात पर आयशा और अयान को हैरत हुई। वो इतना तो जानते थे कि अदन बहुत हसास बच्चा है, पर सबके रवैयों को इतनी बारीकी से जांचेगा, इस बात की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। हर बात कही नहीं जाती, महसूस हो जाती है। अदन मुंह फुलाते बिस्तर पर अल्टी-पल्टी मारकर बैठ गया। अद्दी जानू, मैंने आपसे कहा था ना, आप छोटी-छोटी बातें फ़ील मत किया करो। निया को देखो, इसके बाबा भी तो जॉब पर आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। वो तो कभी इस तरह महसूस नहीं करती। आयशा को ये दोनों बच्चे अपने 6 माह के बेटे ओन से बढ़कर अजीज़ थे। इसीलिए जहाँ कहीं उन्हें अफसुर्दा देखती फ़ौरन से फ़िक्रमंद हो जाती। वो भी फ़ील करती है, पर आप लोग कभी और ही नहीं करते। अदन, जो निया की अपने बाबा की वापसी के लिए बेचैनी से वाकिफ़ था, सर को झुकाता आयशा को बताने लगा। अदी, मैं आपको बताती हूँ कि सब आपके बाबा से क्यों नाराज़ हैं। आयशा आयशा की बात से अदन के साथ अयान भी चौंक गया। ना जाने वो अब कौन सी कहानी सुनाने वाली थी। अदन को जिसका खमियाज अदन को जिसका खमियाजा एक हफ्ते तक अयान को भुगतना पड़ता, इन दोनों के ऊट-पटांग सवालों का जवाब दे देकर। अयान प्लीज़, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे? आयशा ने बड़े ड्रामाई अंदाज में हाथ उठाकर अयान को बीच में ही रोक दिया। हम इसलिए नाराज़ हैं आपके पापा से क्योंकि वो एक नंबर के इडियट हैं। आयशा की कहानी के आगाज़ में ही अयान दंग रह गया। आचू, अदन ने अयान को गुस्से से देखा, जैसे कह रहा हो कि अपनी वाइफ को समझाएं, जो कि अयान के बस की बात थी ही नहीं। क्या आचू-आचू कर रहे हो? बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। इतने छोटे से बेबी को कोई छोड़कर जाता है भला? इतना मना किया आपके पापा को कि ना इतनी टफ पढ़ाई करो, ना जाओ इतनी दूर, पर वो मजाल है जो किसी की सुन ले। चला गया स्पेशलाइज़ेशन के लिए और कुन सहन इतना के पास ही नहीं होता। हर साल कंपार्ड अब कंप्लीट करेगा तो ही आएगा ना वापस। आयशा की कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ रही थी, उसी हिसाब से अयान की आंखें और अदन का मुंह खुला जा रहा था। आजी, मेरे पापा इतने डल हैं पढ़ाई में? काफ़ी देर बाद अदन ने आयशा का हाथ हिलाते उससे उसकी उसकी बात की तस्दीक करनी चाहिए। यस जानू, अब आप बार बार फोर्स करोगे तो मजबूरन मुझे आपकी बात करवानी पड़ेगी, और फिर इनका पढ़ाई में दिल ना लगा तो 1 साल और। नो नो नो, मुझे इनसे बात नहीं करनी, वो अपनी स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करें। अदन इतनी ज़ोर से चीखा जैसे आयशा अभी इसकी बात अमान से करा देगी और वो इसी वक्त फेल हो जाएगा। गुड, अब आप ये गिफ्ट पैक करोगे या? अदन की सोच का रुख बदलता देख आयशा ने उसे अपने काम की तरफ मुतवज्जो किया, जो वो इसके आने से पहले कर रहा था। नहीं आजी, मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोऊंगा, मम्मा मेरा वेट कर रही होंगी। अदन ने बहाना करते कमरे से निकलने में सेकंड भी ना लगाया। आयशा, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही कह दिया, अब मुझे मत डांटना। अदन के जाते साथ ही अयान, जो बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाए हुए था, एकदम से चढ़ दौड़ा। तुम कुछ और भी तो कह सकती थी कंपार्ड। वो आज तक एक ग्रेड से नीचे नहीं आया और तुमने। अयान को हैरत हो रही थी आयशा के दिमाग पर, कैसे वो मिनटों में कहानियां गढ़ लिया करती थी। अयान तो बस सुन सुनकर हैरान ही होता रहता। तो और क्या कहती, बोलो, तुम्हें कुछ समझ आ रही थी तो बोल देते। उस वक्त अयान को अपने ऊपर चढ़ाई करता देख आयशा भी फार्म में आती ही लड़ने लगी। तुम क्या, मैं बोलो? अपनी तरफ अयान को उंगली उठाता देख आयशा ने बीच के चंद कदम का फासला भी खत्म किया और गुस्से से बोली, तुम एक नंबर की आछी ही हो। अयान को जब कुछ और ना सूझा तो इसे चिढ़ाने से ही काम चलाया। अगर अब तुमने ये फजूल सा नाम बच्चों को सिखाया तो मैं तुम्हें आंसू से पिकाचू बना दूंगी। आयशा के मुंह से अपने लिए एक और नाम का इजाफा होता देख अयान का कहका छूट गया। कमरे में इसकी हंसी के साथ आयशा की हंसी भी गूंजने लगी। ऐसे ही थे ये दोनों पागल, ना लड़े बिना रह सकते थे और ना ही प्यार किए बिना। क्या बात है अली, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। नमाज पढ़कर फारिग होते मिनाल ने अली से इन सबसे पहले इसकी परेशानी का पूछा। खाने के दौरान अली के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया था और इसके बाद से मिनाल को अली कुछ परेशान सा लगा। इस वक्त टालने पर मिनाल बच्चों की मौजूदगी की वजह से खामोश रही, पर अब अकेले में इससे इस्तफसार करने लगी। आयशा की कॉल थी, अपने माथे को मसलते अली ने सरसरी सा बताया। अली, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मिनाल अली के इतना नॉर्मली बताने पर मुतमिन ना हुई। ज़रूर कोई बात थी और वो बात परी के ही मुतल्लिक ही हो सकती थी। तभी अली एकदम से परेशान हो गया था। मिनाल, परी की तबीयत ठीक नहीं है, आयशा ने हमें बुलाया है गाँव। मिनाल के इसरार पर अली को बताना पड़ा। परी यहाँ क्यों नहीं आ रही? यहाँ आए, हमारे साथ कुछ वक्त गुजारे, इसका दिल बहल जाएगा। मिनाल की जब भी परीक्षा से फ़ोन पर बात होती वो इसे कुछ दिन अपने पास रहने के लिए फ़ोर्स करती ताकि इस पर चढ़ा जमूत कुछ कम हो, पर हर बार जवाब में खामोशी ही मिलती। मिनाल, अगर हम नूरैन से बात कोई फ़ायदा नहीं। अली, तुम्हें क्या लगता है कि फ़रगाम और मैंने कोशिश नहीं की? पर हूर अली काफ़ी दिन से हुरैन से खुद बात करने का सोच रहा था और वही सोच इसने मिनाल पर ज़ाहिर की, पर मिनाल के जवाब और बजते दरवाजे ने उसे बीच में ही रोक दिया। मम्मा, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? इजाज़त मिलते ही दरवाजे में राफ़े का चेहरा उभरा। राफ़े, आप अभी तक सोए नहीं? मिनाल ने घड़ी की तरफ देखा जो 11 बजा रही थी। वो तो 10 बजे सोने वाला बच्चा था। मम्मा, नींद नहीं आ रही थी, सोचा आप दोनों के पास कुछ टाइम स्पेंड कर लूँ। राफ़े मिनाल की गोद में घुसते लाड से बोला। 7th स्टैंडर्ड में होने के बावजूद बाज़ औक़ात वो पुराना वाला राफ़े बन जाता जिसकी फ़ेवरेट जगह मिनाल की गोद थी। खाना, सोना, यहाँ तक कि स्कूल का होमवर्क भी वो मिनाल की गोद में ही बैठ कर करता था। आह! लो जी, अब ये लम्हा भी आपके बच्चों की नज़र हो गया, हम बेचारे कहाँ जाएँ? मिनाल और राफ़े की लाड़ियों को देख अली ने मायने खेजी लहजा अपनाया। अली, मिनाल ने राफ़े की मौजूदगी को जितलाते राफ़े को देखकर अली को घूरा, जो एकदम से संजीदा हो गया था। राफ़े, कोई बात डिस्टर्ब कर रही है तो शेयर करो बेटा। बेहतरीन माँ वो है जो अपनी औलाद की बेहतरीन दोस्त भी हो। मिनाल ने अपने बच्चों की तरबियत इसी मकूले को ध्यान में रखकर की थी और वो दोनों बहन भाई भी अपनी हर बात माँ से शेयर करते थे। मम्मा, मैं बहुत लोनली फील कर रहा हूँ। माँ के गले लगे राफ़े एकदम से रंजीदा हो गया। पर क्यों राफ़े, क्या हुआ है? मिनाल और अली एकदम से परेशान हो गए। आज से पहले तो इसने ऐसी कोई बात नहीं की, तो फिर आज वो क्यों यूँ बोल रहा था?
बाबा परी खाला को ले आए, हम इनका यहाँ इलाज करवाएंगे। अपनी इतनी सी बात पे माँ बाप के परेशान चेहरे देखकर राफे को अपनी बात पर अफसोस हुआ, इसीलिए परीक्षा का जिक्र छेड़ बैठा। तुम्हारी ये बातें सुनने की आदत नहीं जाएगी, है ना? मिनाल ने तंबी की। परी को कोई बीमारी नहीं है राफे, जिसका हम इलाज करवा लेंगे। इसका इलाज सिर्फ अपनों का सहारा है, सबका साथ है, जो इसके गिल्ट को कम कर सकता है। अली ने राफे के सर पर शफकत से हाथ फेरते उसे उज़र बताया। मम्मा, क्या पहले जैसा सब नहीं हो सकता? राफे को अपना वो बचपन जहाँ अली और मिनाल की दोस्तियों से सजा मेला, अम्मी की प्यार भरी डांट, पड़ोस में महविश आपी जिससे राफे और अली का मिनाल को तपाना, और मोहल्ले के दोस्तों के साथ लड़ाइयाँ, सब बहुत याद आता था। राफे, इंसान की ज़िंदगी का हर दौर पहले से मुख्तलिफ होता है और इंसान को इसी हिसाब से बदलना भी पड़ता है। पहले हम सब दोस्त थे, पर अब हमारे बीच रिश्तों की फसील खड़ी हो गई है, चाहकर भी किसी को टोक नहीं सकते। मिनाल को अक्सर औकात हुरैन और परीक्षा के बीच के खिंचाव को देखकर दुख और हैरानगी होती। कहाँ ये वो दोस्ती थी जो हर वक्त जरा जरा सी बात पर झगड़ती थी, पर नाराज नहीं रह सकती थी, और अब इनमें सिर्फ नाराजगी ही रह गई थी। वो प्यार भरे झगड़े अब नंद भावज के रिश्ते में बदल गए थे। मम्मा, मैं इसीलिए बहुत लोनली फील करता हूँ। पापा अकेले थे, पर फरगाम चाचू ने हमेशा उन्हें अपना भाई समझा, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी दोस्त नहीं। राफे ने अपना मसला पेश किया। मुझे ऐसा लगता है मिनाल के हमारे बेटे का बहन से गुजारा नहीं, इसे एक अदद भाई चाहिए। दोनों माँ बेटे की बातों में से अली ने अपने मतलब की बात निकाली। अली, कभी तो सोच समझ कर बोला करें। अली की बात और ऊपर से इसका मुस्कुराता अंदाज मिनाल को राफे के सामने शर्मिंदा कर गया। राफे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? अब्दुल्ला भाई क्या आपको अपने बड़े भाई नहीं? और हारिब, वो भी तो आपका भाई है। अली को टोकते मिनाल ने परीक्षे के छोटू और हुरैन के बेटे का नाम लिया। नो मम्मा, हारिब बहुत मीन है, किसी और को कुछ समझता ही नहीं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। हारिब से जब भी राफे की मुलाकात हुई, इसने उसे लड़ते ही पाया था, इसीलिए राफे की नज़रों में हारिब एक इंतहा का बदतमीज बच्चा था। राफे, बुरी बात है, आप बड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हो, छोटे आपसे क्या सीखेंगे फिर? मीनाल जानती थी कि राफे को मुंहफट और लड़ने वाले बच्चे कुछ खास पसंद नहीं, और वो इनसे अवॉइड ही करता था, पर किसी के बारे में ऐसी राय कायम करना ये भी तो गलत था ना, और मीनाल कैसे अपने बच्चों को कुछ गलत सिखा सकती थी? सॉरी मम्मा, पर हारिब मुझे अच्छा नहीं लगता, हर एक को जवाब दे देता है, वो बिल्कुल चेंज है फरगाम चाचू से। राफे ने सर झुका लिया, क्योंकि वो मिनाल की बात से एग्री नहीं कर सकता था। इसका मानना था कि ऐसे बच्चों को डांटना चाहिए ताकि वो सुधर सके। हाँ 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 बेटा जानी, वो बिना बनाया बाप है। आप जिस फरगाम चाचू को जानते हो वो बहुत स्वीट से हैं, लेकिन मैं बचपन से अपने जिस दोस्त को जानता हूँ वो हारिब का ओरिजिनल पार्ट है। दोस्त और अपने ही दोस्त की इज्जत बढ़ते खामोशी से देखते रहें, ये हो ही नहीं सकता था। अली और फरगाम भी ऐसे ही थे, जहाँ किसी दूसरे के नंबर बढ़ते देखते फ़ौरन से माइनस कर देते। और वो छोड़ें इस बहस को, मैंने कुछ सोचा है, आप दोनों बाप बेटे मुझे बोलने की इजाज़त दें। अली की बात पर राफे ज़ोर शोर से फरगाम की साइड लेता इसकी बात को गलत ठहरा रहा था, और मैं सही नहीं, मैं सही के चक्कर में दोनों मिनाल की आवाज़ ही नहीं सुन रहे थे। ओके योर हाइनेस, मिनाल के चिखने पर दोनों ने खामोशी इख्तियार की। परी यहाँ नहीं आ रही तो क्यों ना हम लोग गाँव का चक्कर लगा आएँ, पर इस बार बच्चों के साथ। बीच में एक दो बार मिनाल और अली हवेली सबके से मिलने गए थे, पर बच्चों के बिना, इसीलिए अब इस बार मिनाल बच्चों को साथ ले जाना चाहती थी ताकि इनकी भी आउटिंग हो जाए। मम्मा, हम और गाँव? राफे ने माँ से कन्फर्म करना चाहा, आया इसने जो सुना है वो सही भी है या नहीं? क्यों भई, क्या आप पहले कभी नहीं गए गाँव? राफे के चेहरे की कशमकश को देखकर अली को ऐसा ही लगा कि वो गाँव जाने से घबरा रहा है। पापा, मैं तो एक बार गाँव जा चुका हूँ, पर मानो वो कभी नहीं गई, आप जानते हैं ना इसे डस्ट एलर्जी है। राफे को फ़ौरन से अपनी मिन्हा की फ़िक्र हो गई। ओफ राफे यार, बहनों को प्रोटेक्ट करना चाहिए पर ओवर प्रोटेक्ट नहीं। मिन्हा को लेकर राफे का हद से ज़्यादा पॉसेसिव होना अली को खौफज़दा कर देता। इसका ख्याल था कि हर रिश्ते की एक अलग जगह होती है, हमें इस हिसाब से इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते ही होते हैं जो इंसान को रोल देते हैं। पापा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मानो मेरी बहन है, मेरे होते हुए अगर इसे कोई तकलीफ पहुंचे तो मेरी मौजूदगी का क्या फ़ायदा? अली की बात राफे को बहुत बुरी लगी, जिसके इजहार के तौर पर मुंह फुलाकर कमरे से ही चला गया। अपने लाडले की समझ पर हंसता अली भी इसको मनाने के लिए इसके पीछे भागा। जारी है।